जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दुर्भाग्य से इस साल का जो शुरुआत हुई है इंडिया के लिए, इस देश के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है, जो मैं नहीं चाहता था। कोशिश रहती है कि थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जितनी ज़्यादा हम डिस्कस करें, बात करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अगर बुरी खबर आई है तो उसी को हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम डिस्कस करेंगे जो इंदौर के अंदर अभी हाल ही में जो वाटर कंटेमिनेशन को लेके जो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है, और जो बहुत बड़ा इशू एक्चुअल में है, तो उसके रिगार्डिंग हम सारी बात करेंगे। ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो हम पहले बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में चला क्या है। तो व्हाट्स द न्यूज़ ओवर हियर। इंडोर वाटर कंटेमिनेशन, व्हाट वी नो सो फार। तो अभी तक हमको क्या पता चला है, तो तकरीबन 10 लोग, अब तो शायद मोर देन 10 हो चुका है ये। इतने लोगों की मृत्यु हो गई है और तकरीबन 3,000 लोग इसमें बीमार पड़ गए हैं और बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर बीमार पड़े हैं। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही कम समय के अंदर बहुत बड़ा नंबर सामने निकल कर आया है। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सो मोटर इंटरवेंशन करके इस बात पर पूरा सवाल उठाया है। और ये जो इशू था ये एक्चुअल में सबको पता नहीं था, जब तक कि एक छोटा सा इंटरव्यू इनसे लिया गया था। एक मंत्री हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट मंत्री हैं एमपी गवर्नमेंट के अंदर। जब मुझसे बात की गई तो उन्होंने यही बोला था कि इस तरह के जो फोगट सवाल हैं ये मुझसे ना करें। तो जब ये कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी तो उसके बाद ये पूरे इशू को हवा लग गई कि ऐसे कौन सा सवाल था जिसको लेकर मंत्री जी इतना ज्यादा रूठ गए थे। उसके बाद जब इसकी तह तक गए मीडिया वाले, जो बाकी लोग गए, उसके बाद इस बारे में पता चला कि पूरा जो मैटर है ये किस लेवल पर बड़ा है, और उस पर फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन आई थी। तो एनएचआरसी का जो सुओ मोटो इंटरवेंशन था ये बहुत जरूरी था, और उसी की वजह से आज हमारे सामने इतना बड़ा जो विपदा है, आपदा है, हमको इस बारे में पता चला है ना। अब इंदौर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि जो हमारे दूसरे दूसरे जो पैरामीटर्स हैं, जब सरकारें काम करती है और उनको जैसे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं कि अगर कोई शहर है या कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई स्टेट है, अगर बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, बहुत ही क्लीन है, तो उसको लेके कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, रैंकिंग डिसाइड्स होती है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू विच ऑल द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स टुगेदर। नाउ उस पैरामीटर्स के रिगार्डिंग इंदौर को और भोपाल या चंडीगढ़ को, ऐसे शहरों को नंबर 1 पर मिला है। और ये तकरीबन 8 सालों से लगातार ये रैंकिंग इंदौर और भोपाल मेंटेन करके चले हैं। सो विल नॉट टॉक अबाउट भोपाल और चंडीगढ़ राइट नाउ, बट हम इंदौर के बारे में अगर बात करें तो ये पिछले 8 साल से बहुत ज्यादा टॉप पर रहा है। उसके बाद अब देखिए विजयवाड़ा हो गया, मैसूर, एनडी, ये जो क्लीन स्मॉल सिटी हो गया, देन ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, ये भी शहर इसकी लिस्ट में है। अब इनको क्लीन सिटी का जो टैग है वो तो मिल गया है, लेकिन क्लीन सिटी होने का क्या मतलब ये भी होता है कि सेफ सिटी है? डोंट यू थिंक कि हमको एक नए पैरामीटर के साथ सामने आना चाहिए कि क्लीन सिटी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या वो सेफ है? तो इस बारे में हमको बात करने का भी डिबेट शुरू हो गया है, और डिबेट शुरू हो जाना चाहिए ना। अब ये जो रैंकिंग्स है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह के हमको देखने को मिलते हैं केसेस की, इतने जो नंबर 1 पर जो इतना समय से मेंटेन्ड है, और उसके बाद अगर हमको इस तरह की जो पानी पीने की वजह से अगर लोग मर जा रहे हैं, अगर इस सीवेज पानी उसमें क्रैक हो गए थे, तो हम तरह की बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं, इसको लेके अगर इतनी बड़ी आपदा हमारे देश में हम देखने को मिलती है, तो फिर इन सब पैरामीटर्स का मतलब ज्यादा रह नहीं जाता है ना। अब हम इस पूरे मैटर को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्चुअल में मतलब होता क्या है? जिस तरह से हर इंसान की उम्र होती है, हर इंसान अपने उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ता रहता है, और समय के साथ उसके जो शरीर है, शरीर भी जवाब देने लग जाता है कभी। तो हर जिस तरह से हमको हमारे शरीर के मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वैसे ही हर शहर को भी अपने मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो इसी इशू को लेकर हम बात करेंगे। अब जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वो इंदौर चल रहा है, लेकिन हम यहां से एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के अंदर कुछ एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ पैरामीटर्स हैं, जहां पर ऐसा मेंशन किया गया है कि तकरीबन एक्सपेक्टेड सर्विस एजेस ऑफ इस 50 ईयर्स डिक्लेयर्ड इन अमेरिका। जैसे लॉक चैम्बर्स हो गए, डैम्स हो गए, है ना, लेवीज हो गए, वाटर पाइप्स, सीवेज पाइप्स, ब्रिजेस। अब वाटर पाइप्स, सीवेज पाइप्स, इन सब का जो मेंटेनेंस साल है वो 50 साल का इसमें दे रखा है। मे बी बिकॉज वहां पे जो कॉन्क्रीट इस्तेमाल होता है, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसकी उम्र इतनी होती है। तो हर इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल की एक उम्र होती है। उस उम्र के पड़ाव पर या उस उम्र के एक
समय की समय सीमा के अकॉर्डिंग हमको एक मेंटेनेंस करनी बहुत जरूरी होती है। विदाउट मेंटेनेंस अगर आप सिर्फ उसको बना के छोड़ देंगे, अगर आपने बस पौधा लगा दिया उसमें पानी नहीं दे रहे हैं, अगर आप एक बार जिम जाके पतले हो गए फिर आपने वहां पे कसरत करना बंद कर दिया, तो इट्स अ रूटीन प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो वैसे ही अगर आप अपने शहरों को भले ही स्मार्ट सिटी बना लीजिए, भले ही स्वच्छ बना लीजिए, भले ही उनको इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ही रोबस्ट बना लीजिए, लेकिन अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो इस तरह के इश्यूज आएंगे। और यही एक रीजन था इंदौर की इस आपदा के संदर्भ में। ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। आपने देखे होंगे हमारे भी जो ब्रिजेस होते हैं वो इस तरह से कोरोड कर जाते हैं, है ना, कोरोजन होता है। ये कुछ केमिकल केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। केमिकल इरोडिंग होती है, फिजिकल इरोडिंग होती है, विदरिंग भी इसे कहते हैं। ये देखिए पुल पूरी तरह से ढह रहा है, ये रोड है। सो दीज आर द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता कैसा है। अभी हमने आपदा देखी पानी को लेके, भगवान ना करे लेकिन वी नेवर नो, हो सकता है आने वाले समय के अंदर हम इस तरह के जो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इशू है इंडिया के अंदर, उसको लेके हम कोई आपदा देखने लग जाए। जैसे पुल टूट जाना, पुल का पुराना हो जाना, ऑल दीज पॉइंटर्स, ऑल दीज एग्जांपल्स कम्स अंडर एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अभी के लिए। नाउ अभी जो भागीरथपुरा जो एरिया है इंदौर के अंदर, भागीरथपुरा जो एरिया है उसके अंदर इस तरह का म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो कंटेमिनेशन था वो हमने यहाँ पर देखा गया था। हम बात कर चुके हैं कि 10 से ज्यादा वहां पर डेथ्स हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग वहां पे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और जो मिक्सिंग ऑफ सीवेज विद ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है। जो कम्युनिटी थी, जो प्रॉपर जो एरिया था, भागीरथपुरा जो एरिया था, उसमें क्या हुआ था कि जो वाटर सप्लाई है, जो पानी की लाइन है, वो पानी की लाइन के ठीक नीचे, लेट्स अज्यूम अगर ये पानी की लाइन है तो इसके ठीक ऊपर तो ये सीवरेज पाइपलाइन हो गई और ये वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन होगी। अब सीवरेज वाटर वही होता है जो आपको पता होगा जिसमें मल मूत्र वाला जो पूरा सीवरेज होता है वो इसके अंदर फ्लो करता है, और इसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है। अब पहली बात तो ये कि जब भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया होगा तो डू यू रियली थिंक दिस इज स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही बेसिक सा चीज है कि अगर आप दोनों ही ऑपोजिट चीजों को साथ में नहीं रख सकते, दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ये अब यहाँ पे जो क्रैक्स आए हैं क्योंकि समय के साथ ड्यू टू केमिकल विदरिंग, जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, उस केमिकल इरोजन, केमिकल विदरिंग की वजह से कुछ क्रैक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम भी देखते हैं हमारे घर के अंदर भी कई बार दीवारों पर दरार आ जाती है, पाइपलाइंस में कई बार पाइपलाइंस फूट जाते हैं, उन पे क्रैक आ जाता है, जंग लग जाती है। तो उन सभी कारणों की वजह से जो सीवरेज वाटर था उसका लीकेज इसमें शुरू हो गया था इस पाइप के अंदर। तो सीवरेज का जो मटेरियल था, कंटेंट था, वो इसके अंदर मिक्स होने लग गया था। अब इसके बाद लोगों ने सरकार में कई तरह के कई बार कंप्लेंट दायर करी थी, कई शिकायतें करी थी, लेकिन सरकार ने उस पर रिएक्ट टाइमली नहीं करा। उन्होंने एक बार के लिए उसको इग्नोर करा। और देखिए ये हमारी हमारा बिहेवियर है, ये हमारा कम्युनिटी कह लो या फिर हमारा सोशल बिहेवियर है। अगर हमको कोई एक बार वार्निंग मिलती है तो उस वार्निंग को मानने में हम समय लगाते हैं। ये उसी तरह की बात है कि हम सुबह उठते हैं और हम कोई अलार्म सेट करते हैं कि लेट्स अज्यूम अगर हमें 6 बजे उठना है तो हम अलार्म 6 बजे का लगाएंगे, हमें वार्निंग मिल चुकी है 6 बजे की, लेकिन हम उठने में टाइम कितना लगा देते हैं, 6:30 बज जाती है, 6:45 बज जाती है, कई बार 7 बज जाती है। तो हम यही करते हैं, हमको पता है कि अलार्म बज रहा है, हमको उठना है, लेकिन हम फिर भी उस अलार्म को साइलेंट करके जितना हो सकता है उतना हम अपना कन्वीनियंट एरिया में आते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते हैं। वही चीज यहाँ पे सरकार ने करी है। पहले यहाँ पे जब कंप्लेंट कर दी गई थी तो उस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया था, उसी वजह से ये सारी डेथ, ये जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं अनफॉर्चुनेटली ये सारे हमको देखने को पड़ रहे हैं। और आज ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि पूरे देश के अंदर इसके बारे में चर्चा हो रही है। नाउ एनएचआरसी ने टाइमली इंटरवेंशन करा, जब एक्टिवली बात इस पे की गई तब थैंकफुली इसके अंदर सरकार ने इंटरवीन किया है और अब जाके वो अस्पताल में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं अस्पतालों में जाके वो मिल रहे हैं पेशेंट से। लेकिन देखिए अब इसमें आप ब्लेम गेम कर दिए, सरकार भले ही इसका पूरा जिम्मेदारी ले ले, हालांकि सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। कई जगह तो मैंने देखा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस कंटेंट, जहां पे लोगों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अब आप मुझे एक बात समझाइए, अगर भारत का जो एवरेज जो गरीब आदमी है, दे कैनॉट अफोर्ड आरओ, दे कैनॉट अफोर्ड एक्वागार्ड, ये इस तरह की जो व्यवस्था चलो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट हर जो गली कूचों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, वो इस तरह की व्यवस्था अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार जो उनको पानी भेज रही है उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कंप्लेन करने के बाद उसी पानी को यूज करने का। तो कंप्लेन कर चुके थे, सरकार ने उस पर एक्शन लेने में बहुत वक्त लगाया, लेकिन तब तक क्या करेंगे? क्या तब तक खाना नहीं खाना है? क्या तब तक पानी नहीं पीना है? क्या तब तक रोजमर्रा के जो हमारी दिनचर्या होती है क्या उसमें अगर पानी इस्तेमाल होता ही है? तो बच्चों को, सभी को वो पानी न चाहकर भी यूज करना पड़ा है। तो इसमें आप लोगों को ब्लेम करेंगे तो दिस इज इवन मोर डेरोगेटरी, राइट?
चलिए, अब आर्टिकल आगे केस है उसके अंदर हमने देखा, ये भी देखा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था इसके अंदर, जिसमें आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया गया था कि हर इंसान को अपना जो स्वच्छ पानी पीने का उसको अधिकार है। तो स्वच्छ पानी को स्पेशली मेंशन किया गया है आर्टिकल 21 के अंदर। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि आर्टिकल 21 इट्स एन अम्ब्रेला आर्टिकल। इसके अंदर बहुत सारे दूसरे जो हमारे राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू स्टे साइलेंट, इस तरह की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। नाउ उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया था, हालांकि इन सब बातों का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 6-8 महीने बाद दोबारा से अपने पद ग्रहण कर लेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। सस्पेंड किया गया है, एक 1 ऑफिशियल डिसमिस फ्रॉम सर्विस। चलिए, नाउ आयरनी क्या है, इंदौर एंड की हम बात कर चुके हैं 8 टाइम कॉन्सिक्यूटिव ईयर से। रेज दिस क्वेश्चन ऑन डिफरेंस बिटवीन क्लीनलीनेस एंड वाटर सेफ्टी। अभी तक हम इस बारे में ही बात कर रहे थे कि स्वच्छता की बात कर रहे थे हम, स्वच्छता पे हम एक तसल्ली हमको आगे थी कि चलो स्वच्छ है तो सेफ भी होगा, बट स्वच्छता सेफ्टी से बहुत डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे इशू का। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एज अ ह्यूमन वी आर नर्चर्ड टू लिव इन अ फॉल्स सेटिस्फैक्शन। हम एक झूठी तसल्ली के अंदर कई बार हम उसमें कंटिन्यू करते रहते हैं और हमको तसल्ली रहती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हम उस झूठी तसल्ली के दरमियान, देखिए आप भी जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी खुद के लिए कुछ पैरामीटर सेट कर रखे होंगे कि रोज के मुझे 8 घंटे पढ़ना है, रोज के 12 घंटे पढ़ना है, रोज के जो भी 14-15 घंटे जो आपको पढ़ना है। अब आपने क्या सेट कर रखा है कि अगर मैं रोज के 8 घंटा पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं रोज के इतने करंट अफेयर्स कर रहा हूं, अगर मैं रोज का इतना मटेरियल कवर कर रहा हूं, तो मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। हो सकता है ये चीज आपके लिए जरूरी हो लेकिन काफी ना हो, तो वी आर बाउंड टू लिव इन दिस फॉल्स सेटिस्फैक्शन कि अगर हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, अगर हम ये मटेरियल कवर कर रहे हैं, तो हम अपना काम अच्छे से कर रहे हो, हमारा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन मे भी शायद क्लियर ये रियलिटी ना हो, तो रियलिटी से दूर होकर आप जो एक वहम में जीना शुरू कर देते हैं उसे फॉल्स सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। और यही चीज यहां पर हुई है, हमने क्लीनलीनेस को सेफ्टी से इक्वेट कर दिया था। सो दिस वाज ऑन एनालिटिकल बेसिस दिस वाज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट, राइट। इंस्टीट्यूशनल फेलियर हाईलाइटेड, इसमें क्या है, वीक मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी। मॉनिटरिंग तो हो ही नहीं रही थी, अगर मतलब जैसे इंस्पेक्शन होना है, ऑनेस्ट इंस्पेक्शन होना जरूरी। अब यहां पर कई बार करप्शन का रोल इस तरह से आता है, करप्शन दिखता नहीं है अखबारों में, जब तक न्यूज नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं करप्शन हो नहीं रहा है। करप्शन हमको ऐसी जगह दिखता है कि जहां पर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर चेकबैक नहीं कर रहे हो पाइपलाइंस का, है ना, रोड सेफ्टी का, ब्रिजेस का, मटेरियल का, कंक्रीट का, राइट। चलिए, सो पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स। पुअर कोऑर्डिनेशन, देखिए एक जब बहुत बड़ी संस्था जब काम करती तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप कितना भी बड़ा अपना बेस बना ले, कितने भी लोगों को उन पर हायर कर ले, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन मिसिंग है तो आप उसके अंदर लैक्यूना आते ही रहेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। चलिए, नाउ ये कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी कोशिश रहती है कि हर मुद्दे के अंदर हम प्रीवियस एग्जांपल्स को भी कवर करें, सो दैट हमारी जो पुरानी मेमोरी है वो ब्लर ना हो। देखिए 2015 के अंदर भी चेन्नई के अंदर हुआ था सेम इंसिडेंट, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को लेके। देन शिमला के अंदर हुआ था, यही सब मुद्दे हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, राइट। बैंगलोर के अंदर देखा नाइट्रेट सीवेज, बैंगलोर में हुआ था, 2018 की बात है, अभी की बात है ये। 19 के अंदर देखिए दिल्ली यमुना फ्लड प्लेन्स सीवेज वाला इशू था पूरा। 24-25 के अंदर इंदौर भागीरथपुरा, जो जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं। देन अब जो की रीजंस हैं, की रीजंस क्या क्या होता है ये देखते हैं हम। जो मूलभूत कारण क्या है इस तरह के एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के, मूल कारण क्या है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, एजिंग पाइपलाइंस। आपको पाइपलाइंस को डेली ऑन डेली बेसिस आप उसको इंस्पेक्शन करना जरूरी है, उसको चेंज करना जरूरी है, उसको ठीक करना जरूरी। कोरोडेड एंड लीकिंग पाइप्स अलाउ सीवेज इनग्रेस। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैरेलल सीवेज, है ना, पैरेलल आप लगा रहे हो, मतलब दिस इज द, ये सबसे फनी कह लो या फिर बहुत ज्यादा दयनीय कह लो कि इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है कि अगर सीवेज ऊपर और नीचे पाइपलाइन है। हाँ चलो एक बार के लिए आप उसको ऑपोजिट कर लो कि आप सीवेज की पाइपलाइन को नीचे ले आओ, बिकॉज ग्रेविटी ऑफ कोर्स नीचे, तो अगर क्रैक आएगा तो एटलीस्ट वो जो सीवेज का है वो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन पर उसका जो फ्लश है वो नहीं जाएगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी जैसी होती है। मेंटेनेंस, सीवेज मेंटेन, अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड सिटी एक्सपेंशन। आप किसी सिटी का एक्सपेंशन करना चाहते हो कि हमें बस स्मार्ट सिटी बनाना है, हमें बस उसको एक्सप्लोर करना है, बनाना है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से करेंगे, अगर आप उसको बहुत ही
जो टेक्निकलिटीज है उनको ध्यान में रखे बिना करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के बिना करेंगे, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आने ही आने हैं। जल्दबाजी में किया गया काम, हेजिटेशन में किया गया काम, या फिर बहुत ही हेजिटिंगली काम किया गया, ये लंबे लॉन्ग रन में नहीं चलता और हमको इस तरह की जो आपदा है इनका सामना करना पड़ता है। देन वीक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही। हम जो कहते हैं कि हर घर नल है ना, टूटे, हर घर की नल की टूटी में से पानी मिल जाएगा, तो वो क्या उसमें प्रॉपर चेकबैक हो रहा है, उन सब बातों को ध्यान रखना जरूरी है। तो पॉइंट आज ये है कि इंडिया, हम बहुत बड़े सपने देख रहे हैं और हर देश को देखने भी चाहिए। एंड आई एम अ वेरी मैं कई बार आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं हर चीज में एक पॉजिटिव नजरिया ढूंढने की ही कोशिश करता हूं। बट समटाइम्स जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं तब हमें यह लगता है कि हम सरकार पर या फिर इस देश में भरोसा किस पर और कब कर सकते हैं। हम सांस लेने की वजह से मर रहे हैं, हम पानी पीने की वजह से मर रहे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर पानी भर जाता है और हमारी वहां डेथ हो जाती है, भगदड़ में हम मर जाते हैं क्योंकि पुल का निर्माण इस तरह से किया गया था, या फिर जो स्ट्रेस थी उसका निर्माण ऐसा किया गया कि भगदड़ बहुत ईजिली हो गई और वहां पर कई लोग की जाने चली गई। तो कई बार इस तरह की चीजें बहुत, जब हम अकेले बैठ के सोचते हैं तो सोचने पर काफी ज्यादा परेशानी होती है। ऑल राइट, नाउ नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या, नेचुरली तो चलो मैनमेड वगैरह हो गए, नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? जियोलॉजिकल कंटेमिनेशन, ठीक है। देन एग्रीकल्चर, एक्सेस फर्टिलाइजेशन, बहुत ज्यादा हम इसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लडिंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आप देखिए क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जिस तरह से दिन प्रतिदिन एक अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज से सिर्फ हमारे जो बरसात वगैरह मानसून है वो सब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इनफैक्ट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक डिस्टर्ब रहता है। बिकॉज हम जो मटेरियल यूज करते हैं क्लाइमेट की वजह से, उसमें जो विदरिंग आती है, जो एक्सट्रीम हीट है और जो एक्सट्रीम कोल्ड है, उसकी वजह से विदरिंग होती है, उसकी वजह से इरोजन होता है। ये 8th स्टैंडर्ड की हमारी जो बेसिक ज्योग्राफी है, जो फिजिक्स से केमिस्ट्री, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं सारे पॉइंटर्स, राइट। देन टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ जीआईएस सेंसर्स, हमारे पास प्रॉपर रियल टाइम इंस्पेक्शन के लिए हमारे पास सेंसर्स नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस, बोथ मैनमेड एंड ज्योग्राफिकल रीजन, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजिंग है वो बढ़ती जा रही है और सरकारें इस पर क्यों ढंग से काम नहीं कर पा रही, ये सारी बातें हमने सामने देखी है ना। सो व्हेन आई शेयर दिस पीडीएफ, प्लीज आप ये जरूर देखिएगा। ये जो मैं डायग्राम यहाँ पे लगाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन देखते हैं एक बार, है ना। सोल्यूशन क्या है? नेशन वाइड कवरेज होना बहुत जरूरी है, यूनिफाइड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग बहुत होनी जरूरी है, रियल टाइम टेक्नोलॉजी, रियल टाइम बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी तो यूज कर ही रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बट उस मिनट की या फिर वीकली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग है, उसको ट्रैक कौन करेगा, उसको मॉनिटर कौन करेगा, वो बहुत जरूरी है। तो वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी ओवर हियर विद दिस। अर्ली डिटेक्शन होना जरूरी है। या फिर पानी को लेके, हवा को लेके अगर कोई कहीं से कंप्लेंट आ रही तो उस कंप्लेंट पर एक्ट लेने में हम ज्यादा टाइम खराब न करें। ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म होने बहुत जरूरी है। डेटा शुड बी मेड पब्लिकली अवेलेबल, डेटा को जो है पब्लिकली अवेलेबल करना जरूरी है। अभी हाल ही में एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, आई होप वो कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी ना हो लेटर ऑन चल के, लेकिन अभी जैसे हमने देखा था कि कुछ आईएएस अधिकारियों ने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते तो वहां पर भी अवार्ड्स ले लिए हैं, लेकिन जब वहां पे पूरा डेटा चेक किया गया था, जो उन्होंने फोटोज लगाए थे, सम फोटोज वर नॉट रियल, है ना, सच में वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो एआई जनरेटेड उन्होंने फोटोज लगा दिए, या फिर जो पुरानी फोटोज है उन्होंने वो लगा दी। तो फेक फोटोज एंड फेक एविडेंसेस के आधार पर सरकारें या फिर कह लीजिए जिला प्रशासन वो अवार्ड लेता जा रहा है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर मैंने उसमें इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, जो कि पब्लिकली ये सारी चीजें अवेलेबल होनी जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। आरटीआई हो गया, इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स है जनता को मजबूत करने के लिए, वो उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कम्युनिटी एम्पावरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दीज आर सम ऑफ द जनरल सॉल्यूशंस, जिसको अब देखिए ये सॉल्यूशंस कोई नए नहीं है, हमारे पास ये सॉल्यूशंस पहले भी थे, हमने पहले भी इन सॉल्यूशंस पर पहले भी कुछ कुछ काम करा है, लेकिन एक्टिवली काम नहीं हो रहा है। देखिए इंडिया के पास कानूनों के बतेरे बंडल बने हैं, पूरा का जत्था पड़ा है कि हमारे पास कानून कितने सारे हैं, लेकिन उनमें इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, दैट इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन। एंड एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज जिस तरह से काम करते हैं वो बहुत चिंताजनक विषय है कि हम एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन कितना करते हैं। अब की लेसंस क्या है, हमको इसमें क्या क्या सीख सकते हैं कि क्लीनलीनेस शुड नॉट बी इक्वेट विद द सेफ्टी, ठीक है। मेंटेनेंस फेलियर इज डेडली, अगर आप मेंटेनेंस नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर वो डेडली है ना। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है लेकिन आप उसको मेंटेनेंस नहीं करवा रहे, उसका आप प्रॉपर्ली जो उसकी सर्विसिंग होती है हर 3-4 महीने में, 6 महीने में होती नहीं करवाते और लंबी ट्रिप पर निकल जाते, तो दैट इज डेडली, दैट इज वेरी रिस्क, है ना, रिस्क ओरिएंटेड। प्रिवेंटिव सर्विलांस इज क्रिटिकल, प्रिवेंटिव सर्विलांस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपदा आए उसके बाद रिएक्टिव। देखिए दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक तो रिएक्टिव होता है और एक प्रिवेंटिव होता है।
आपदा सामने से आ गई और फिर आपने उस पर रिएक्ट करना शुरू करा, दैट इज रिएक्टिव। लेकिन आपदा आ जाए उससे पहले उसको कैसे प्रिवेंट करना है, दैट इज प्रिवेंटिव सर्विलांस। इसलिए रियल टाइम वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इज वेरी पर्टिनेंट ओवर हियर। रियल टाइम बहुत जरूरी है। देखिए मंथली बेसिस पे, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में होना नहीं, हर हफ्ते रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप इस तरह से सीक्वेंसिंग में काम करे हायरार्की के अंदर। रियल टाइम क्वालिटी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, ह्यूमन राइट सेफ। हम आर्टिकल 21 की बात तो इसमें कर लेते हैं, लेकिन वो कितना लोग सीरियस ले रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन प्लानिंग है ना, बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना जरूरी है। जल्दबाजी में या फिर आप बहुत जल्दी को शहर क्रिएट करना चाह रहे हो, उसके अंदर आप छोटी छोटी बातों को मिस कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, वो इस तरह की आपदाओं को सामने लेकर आती है। इक्विटी बहुत जरूरी है। अर्बन पुअर सफर द मोस्ट। चलिए, अच्छा इसमें ये देखिए कि जो मैंने गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, इनको जिस तरह से बात करी है, ये आपके जीएस 2.3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपके लिए ये जो रेलेवेंस है, जो जीएस की जो लिंकिंग है, इस तरह से आप इसके अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने अलग अलग जीएस के पेपर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब ये थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं। ओके, ये प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, जैसे डिजीज कॉज्ड फ्रॉम वाटर पोल्यूशन। अब ये कुछ यहाँ पे बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपसे प्रीलिम्स में सवाल इस तरह का आ सकता है कि विच वन ऑफ दीज आर नॉट कॉज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन। तो इस तरह का एक इनडायरेक्ट सवाल आ सकता है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। तो ये आपके प्रीलिम्स के बेस पे इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर एक ये भी प्रीलिम्स के बेस पे इंपॉर्टेंट है कि जो पानी के द्वारा जो वाटर कॉज्ड डिजीज है, वो उन सबके नाम डिसेंट्रिया, डायरिया, स्किन डिजीज, टाइफॉइड, फीवर, कोल्ड, कफ, एलर्जीज। लेकिन आपसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा हो सकता है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। डायरिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो बीमारी जो उत्पन्न होती है हमको पानी के कंटेमिनेशन से या फिर अनसेफ वाटर से, तो वो डायरिया कर सकते हैं, बिकॉज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये आपका प्रीलिम्स का इनडायरेक्टली सवाल बन सकता है। अगेन फॉर प्रीलिम्स दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ब्रेन ईटिंग अमीबा, है ना, ये किस तरह से काम करता है, लेजोनल, ठीक है। देन ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, ये देखने की जरूरत है कि इन सब की। अब जैसे दिस इज मैन मेड टॉक्सिक, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, मैन मेड। सो सवाल इनडायरेक्टली ऐसा आ सकता है कि विच वन ऑफ दीज आर नॉट मैन मेड, तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। देन आर्सेनिक किस तरह से काम करता है, नेचुरली अकरिंग पॉइजन दैट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड हैज बीन लिंक्ड टू कैंसर। आर्सेनिक डायरेक्टली कैंसर का रीजन बन जाता है, जो कि पानी की वजह से होता है। देन क्लोरीन, जो कि हम पानी के अंदर मिलाते हैं, क्लोरीनेशन भी करते हैं। जब आप पानी गंदा है और पानी को जब आप साफ करते हो, तो सरकार केमिकल्स इंक्लूड करती है, उसे कहते हैं क्लोरीनेशन, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा क्लीन होता है, साफ होता है। लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो केमिकल्स यूज टू ट्रीट वाटर दैट कैन कॉज स्किन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड हैज बीन लिंक्ड टू कैंसर। अगेन लेड किस तरह से काम करता है, हैवी मेटल दैट कैन कॉज डेवलपमेंट। तो ये इस तरह के सवाल है, ये आपके प्रीलिम्स के अंदर मैच द फॉलोइंग के टाइप के सवाल आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग जिस तरह क्वेश्चंस होते हैं ABCD करके, उसमें सवाल इस तरह के बन सकते हैं कि कौन सी चीज क्या कॉज करती है। तो अगेन ये आपके प्रीलिम्स के बेस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये और डिटेल में है। ई कॉलाई क्या कॉज करता है, एक्यूट डायरा, ठीक है। विब्रियो, कॉलरा, सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। देन टाइफी, टाइफॉइड, फीवर, इस तरह की ये आपके सब प्रीलिम्स बेस्ड है, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इट इज फैक्चुअल, जो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और मैं इसका इस PDF का जो लिंक है वो भी मैं यूट्यूब के लिंक के नीचे इसका अटैच कर दूंगा, ठीक है। जियोलॉजिकल मिनरल्स है, फ्लोराइड, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा, साइंटिफिक थ्रेशोल्ड। तो प्रीलिम्स के आधार पर ये टेबल बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंटर, देन दिस स्लाइड, ऑल राइट। ओके, नाउ जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आर्टिकल 21 के अंदर भी पानी को इंक्लूड किया गया, तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव अनटू द सिटीजंस ऑफ इंडिया राइट टू एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सी ओवर हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन द जजमेंट ऑफ AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू, ठीक है, प्रोफेसर MV नायडू और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ पीने के पानी को आपका जन्मसिद्ध अधिकार बताया है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जब बात करते हैं एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ पे मैंने पहले ही बात करी थी कि कभी कभी परेशानी होती है कि हम विकसित बनना चाह रहे हैं 1947। अब अच्छा देखिए, मैं बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक नहीं हो रहा हूँ,
बहुत सारे दूसरे देश भी जहां पर इस तरह की विपदाएं आती है, इस तरह की आपदाएं आती है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो दूसरे देश होते हैं वो अपने इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जब मैंने आपसे प्रीवियस एग्जांपल्स डिस्कस करे तो वो कोई बहुत ज्यादा पुराने एग्जांपल्स नहीं थे, वो हर दो तीन साल के फ्रीक्वेंसी में अकर हो रहे हैं। तो क्या हम सच में ये लेसन्स ले रहे हैं? पॉइंट ये है, फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि हर दो तीन साल में जब इस तरह की अकरेंस हो रही है, आर वी रियली टेकिंग द लेसन्स फ्रॉम दोज इंसिडेंट्स, फ्रॉम द पास्ट इंसिडेंट्स? तो अब देखिए, अस्पताल में आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं, ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, अस्पताल में आग लग गई, ट्रीटमेंट की जगह वो उनकी लाशें वापस आ जाती है। बच्चे दिल्ली पढ़ने गए हैं, वहां पर लाइब्रेरी में पानी भर गया, बच्चे मर जाते हैं। तो ये सब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम एटलीस्ट जो इनविटेशन जो दे रहे हो आपदा को, वो कम से कम ना हो। ये देखिए, भगदड़ के अंदर पिछले साल कम से कम 150 लोग सिर्फ भगदड़ भगदड़ के अंदर मर गए हैं। ठीक है, सो दिस बॉय ओवर हियर, नेविन डेल्विन, ये 3 लोगों की मृत्यु हुई थी दिल्ली के अंदर। तो दिस ही वॉज माई फ्रेंड, ये मेरे कॉलेज में मेरे साथ था, नेविन डेल्विन। तो वो जो 3 बच्चे जिनका निधन हुआ था पानी के अंदर, तो ये एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम क्लासमेट्स थे कॉलेज के अंदर। चलिए, एनीवेज, सो विद दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, बट ऑलवेज बी विजिलेंट, ऑलवेज लुक टूवर्ड्स योर एम्पावरमेंट कि सरकार आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्या आप उन अधिकारों को ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार को मॉनिटर एंड ट्रैकिंग करने के लिए। सो विद दिस आई एंड द टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। जय हिंद, थैंक यू।